आज हम आप सबके समझ क्लास 12 का बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है अर्थात अध्याय 2 जिसका की नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसी अध्याय से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण विषय बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप इसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सके और परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आए उसका आंसर आप दे सके। तो देखिए चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और चैप्टर का जो नाम है उसको 3 टर्म के रूप में हम घेरा बनाकर लिखे हैं। पहला टर्म है पुष्पी पादपों, दूसरा का मतलब है मेघ और तीसरा आपका है लैंगिक जनन। तो यहाँ पुष्पीय पादपों का मतलब क्या होता है? तो पादप मतलब पेड़ पौधा, पादपों मतलब एक से अधिक पेड़ पौधे अर्थात एक से अधिक पेड़ पौधा यानी पौधे, बहुवचन बोल सकते हैं। पुष्पीय का मतलब पुष्प अर्थात वैसे पौधे या बोलिए वैसा एक से अधिक पौधा जिसमें कि आपका पुष्प लगता है उसी को हम लोग पुष्पीय पादपों के नाम से जानते हैं। और मे का मतलब होता है के अंदर, मे का मतलब क्या होता है? के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि पेट में दर्द है या माथा में दर्द है तो यहाँ में कहने का मतलब हुआ के अंदर, में कहने का मतलब क्या हुआ? के अंदर। और लैंगिक जनन के बारे में आप लोग पहला अध्याय जो जीवों में जनन जिसका नाम था उसमें आपने अध्ययन किया था कि लैंगिक जनन क्या था। तो जनन के बारे में बताए थे कि जनन वह जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने जैसे मतलब अपने जाति के समान जीवों को जन्म देकर अपने वंश एवं जाति की निरंतरता को आगे बढ़ाने का काम करता है। और इसका 2 टाइप्स हम लोग पढ़े थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हम बताए थे कि अलैंगिक जनन क्या है, तो हम बताए थे कि जनन की वह विधि जिसमें अकेले एक जीव चाहे तो अपने शरीर को विभाजित करके या अपने शरीर से किसी भाग को अलग करके नए जीव को जन्म देता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात अ से अलैंगिक, अ से अकेले एक जीव। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो हम बताते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक अंग अर्थात सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसके माध्यम से सेक्स की क्रिया की जाती है, मैथुन की क्रिया की जाती है, वह लैंगिक अंग जब भाग लेता है जनन की जिस विधि में और नए जीव को जन्म देता है तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। या इसका एक सिंपल परिभाषा बताए थे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जनन की क्रिया होती है, नए जीव को जन्म देता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में आप सब पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को देखना क्या, यही देखना है कि वैसे पेड़ पौधे जिसमें कि आपका पुष्प लगता है उसके अंदर किस प्रकार से लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प को हम लोग कुसुम या फूल, हिंदी वाला फूल, इंग्लिश वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल का मतलब होता है अमूल। तो यहाँ पुष्प का मतलब है फ्लावर यानी कुसुम या फूल बोल सकते हैं। तो पुष्प के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पुष्प है क्या। इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थात पुष्पीय पादपों में जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग टॉपिक लगाएंगे पुष्प, और इससे जुड़ा हुआ जो कुछ महत्वपूर्ण बात है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जानिए कि पुष्पीय आवृत बीजी, पहला पॉइंट लिखिएगा आवृत बीजी पादपों का प्रजनन लैंगिक प्रजनन कर दीजिएगा, लैंगिक प्रजनन भाग पुष्प होता है, पुष्प होता है। जितने भी आवृत बीजी पादपों हैं पेड़ पौधे उनका लैंगिक प्रजनन भाग पुष्प होता है। अर्थात आवृत बीजी पादप वैसे पादप को कहते हैं जिस पादप के फल के अंदर बीज पाए जाते हैं उसे आवृत बीजी पादप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जितने भी आवृत बीजी पादपों हैं उनका लैंगिक प्रजनन भाग कौन है? पुष्प है।
और अक्सर किसी भी प्लांट्स में जब पुष्प भी लगते हैं तभी ऐसा माना जाता है कि यह पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जन्म करने के लिए क्या हो गया है, तैयार हो गया। तो जितने भी पादप हैं उनका अगर लैंगिक प्रजनन अंग पूछे या भाग पूछे तो आंसर होगा पुष्प यानी फूल। अब जानिए अगला पॉइंट, यह मतलब पुष्प या विभिन्न रूपों, रंगों, आकारों, सुगंधों एवं मकरंद रसों से बने होते हैं, या विभिन्न रूपों, रंगों, आकारों, सुगंधों एवं मकरंद रसों से बने होते हैं। जो पुष्प होते हैं देखिएगा आपको विभिन्न प्रकार के रूप में दिखेंगे। कुछ पुष्प गोलाकार अर्थात गोल दिखाई देंगे, कुछ पुष्प सुइयाकार सुई के समान, कुछ पुष्प हृदयाकार हृदय के समान, कुछ पुष्प बीनाकार बीना के आकार के समान, अर्थात अलग अलग रूप में पुष्प पाए जाते हैं। विभिन्न रंगों, कुछ पुष्प लाल, कुछ पुष्प पीला, कुछ पुष्प सफेद, अलग अलग रंगों में भी यह पाए जाते हैं या रंगों के बने होते हैं। फिर अलग अलग आकारों में भी कुछ पुष्प ज्यादा बड़ा, कुछ पुष्प छोटा, कुछ पुष्प मीडियम, अर्थात हर एक आकार का साइज का भी आप पुष्प बने आपको मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के सुगंध है कि नहीं, आप सब सुगंध भी देखते हैं कि हर एक पुष्प में अलग अलग प्रकार का सुगंध पाया जाता है और सुगंध के माध्यम से ही आप पकड़ लेते हैं कि कौन सा पुष्प यह है। तो अलग अलग सुगंधों का मकरंद रसों मतलब पुष्प में पाया जाने वाला मीठा रस वगैरह सब में अलग अलग तरह का पाया जाता है और इन सभी के मिलने से ही बने होते हैं। अब जानिए आगे कि पुष्प प्राचीन काल से ही मानव के द्वारा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आभूषणात्मक एवं सजावट के कार्यों में इसका महत्व रहा है। पुष्प प्राचीन काल से ही मानव के द्वारा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आभूषणात्मक एवं सजावट के कार्यों में इसका महत्व रहा है। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए पुष्प का, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पुष्प का प्राचीन काल से ही मानव के द्वारा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आभूषणात्मक एवं सजावट के कार्यों में इसका क्या रहा है, महत्व रहा। आप सब जानते होंगे कि प्राचीन काल से ही पुष्प मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ आपका हो गया। धर्म का मतलब लोग यही समझते हैं पूजा पाठ में देवी देवताओं पर अर्पित किया जाता है। सामाजिक कार्य ले लें, जैसे कोई नेता वगैरह आते हैं या किसी बड़े को हम सम्मान वगैरह करना चाहते हैं तो सामाजिक कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई होता है, किसी संस्था का वर्षगांठ या किसी प्रोग्राम वगैरह में बच्चों का जो स्कूल का प्रोग्राम वगैरह होता है या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें भी पुष्प का उपयोग होता है। स्वागत गान जैसे वगैरह होता है तो उसमें पुष्प का उपयोग किया जाता है। आभूषणात्मक रूप में मतलब पुष्प का उपयोग आभूषण के रूप में भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। महिलाओं लोग जो पहले की जो महिला लोग होती थी वह अपने बालों में पुष्प का गजरा वगैरह लगाती थी, पुष्प वगैरह को बालों में लगाने का काम करती थी। तो आभूषण के रूप में आभूषणात्मक कार्य में इसका उपयोग होता है। सजावट के कार्य में विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को
या विभिन्न प्रकार के स्थलों को, तीर्थ स्थलों को, या किसी भी प्रकार का कोई स्थान है उसके सजावट में भी इसका अपना अलग महत्व रहा है। सब इसको महत्व देते हैं और विभिन्न इन सभी कार्यों में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब जानिए कि पुष्प प्रेम, उल्लास, खुशी, शोक, जीत जैसी भावनाओं को प्रकट करने का प्रतीक भी माना जाता है। जो पुष्प है वो प्रेम, अगर हमें किसी से प्रेम है या किसी भी प्रकार का लगाव है, या उल्लास मतलब किसी के कार्य से अगर हम उत्साहित हैं तो उस उत्साह को प्रकट करने के लिए, या अपने अंदर की खुशी को प्रकट करने के लिए, या किसी के दुख से अगर हमारे अंदर शोक की भावना है तो शोक की भावना को प्रकट करने के लिए, जीत के खुशी को प्रकट करने के लिए, इन सभी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आपको पुष्प प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में माना जाता है। जैसे अगर किसी को प्रेम है तो पुष्प देकर हम लोग पुष्प के रूप में प्रतीक यानी चिन्ह देते हैं और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। अगर हमें उल्लास या खुशी है तो उस भावना को हम पुष्प के माध्यम से उसे पुष्प का गुलदस्ता देकर अर्थात पुष्प का चिन्ह देकर उसे हम लोग अपने उल्लास को या खुशी को प्रकट करने का काम करते हैं। किसी के मृत्यु हो गया पर जो दुख होता है उस शोक की भावना को फूल चढ़ाकर हम लोग अपने शोक की भावना को प्रकट करते हैं, उसको चिन्ह बनाकर, प्रतीक बनाकर। अपने जीत की भावना को अगर कोई जीत गया उस जीत से हम खुश हैं, इस भावना को प्रकट करने के लिए पुष्प का प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है, पुष्प का माला वगैरह पहनाया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी जो भावना है, प्रेम का, उल्लास का, खुशी का, शोक का, जीत का, इस सब भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी पुष्प का उपयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। यहाँ तक आप सबका आगे हम लोग देखेंगे।